आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप बहुत ही अच्छा माध्यम है। यहां पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप में विक्रम हैप केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, जिससे मेरे केमिस्ट्री के लेसन मिल जाएंगे। या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अनअकैडमी के लिंक दे दिए हैं, उसे क्लिक कीजिए, आपको अनअकैडमी में मेरा लेसन मिल जाएगा। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में मेरा ये नाम विक्रम सिंह देवांगन सर्च करें। विक्रम सिंह नहीं, विक्रम सिंह देवांगन, DEWANGAN, विक्रम सिंह देवांगन सर्च करेंगे तो मेरा जो है हिंदी मीडियम वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, विक्रम सिंह देवांगन सर्च करेंगे। ये मेरा चैनल है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की गैसी अवस्था। गैसी अवस्था, गैस। हम इस बात पे ध्यान दें कि गैस अवस्था की क्या विशेषता होती है, हमने कल देखा था, तो इनमें हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। इसमें मेजरेबल टर्म्स कौन से हैं वो देखें। कौन कौन सी ऐसी बात है, कौन कौन सी ऐसी क्या बोलते हैं इकाइयां हैं जिसके आधार पर हम इसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहीं पे आपको कुछ बातें बता दूं, उसके बाद आगे चलता हूं। आप लोगों को बेटा बुक लेके आना चाहिए, थोड़ी सी आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा, है ना। तो हम बता रहे हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मतलब मापन योग्य गुण। 3-4 बातों पे ध्यान दें। गैस को हम माप सकते हैं उसके द्रव्यमान से, मास, द्रव्यमान। गैस को तौला जा सकता है, लेकिन गैस के द्रव्यमान से हम काम ना करते हुए उसकी जगह हम मोल का उपयोग करते हैं, एन। आपको पता है मोल का मतलब क्या हुआ, मोल इज इक्वल टू W/m। W क्या है, मास, द्रव्यमान, ग्राम में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। दूसरी बात होता है कि हम इसके वॉल्यूम यानी आयतन को नाप सकते हैं। ठीक है, आयतन को नापा जाता है। आयतन कैसे, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है ना। तो क्या होगा, तो इसको नापने के लिए हम यहां पर मीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं या मिलीमीटर क्यूब में मापते हैं उसकी इकाई। ठीक है, तो आपने इसको V से डिनोट करोगे। ठीक है, थर्ड हमने किस में बोला था, द्रव्यमान ना लेते हुए क्या लिए थे हमने, मोल लिए थे। थर्ड है टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग तापमान पे उसके आयतन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर यूज करेंगे, केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ताप या तापमान। तो टेम्परेचर में क्या होगा, कैपिटल T का यूज करेंगे। कैपिटल T किस में होता है, इसकी इकाई होती है केल्विन। तो कैपिटल T केल्विन में होता है और स्मॉल t होता है डिग्री सेल्सियस में। यस, स्मॉल t किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में। तो कैपिटल T इज इक्वल टू होता है डिग्री स्मॉल t प्लस 273। यानी जब कभी भी अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी गई होगी तो उसमें 273 प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा केल्विन वैल्यू। याद रखोगे, फ़ारेनहाइट में दिया होगा, मान लेते हैं कभी गलती से क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट में भी दिया हो, तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला आपको पता है नहीं है, वो भी बता देता हूं। चलिए बोलो, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ये फॉर्मूला है। F में दिया हो तो C आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए। जब C कैलकुलेट हो जाएगा तो T निकल जाएगा। इसमें C मतलब क्या हुआ, स्मॉल t। इस जगह पे वैल्यू रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जब भी यहाँ पे काम करेंगे किसमें करेंगे, परम ताप पे करेंगे। परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं। तो कैपिटल T केल्विन टेम्परेचर पे है।
प्रेशर, प्रेशर, दाब, P। दाब जो है इसे हम कैसे याद रखेंगे, मतलब कौन सी इसकी इकाई है दाब की? तो दाब की इकाई लेते हैं एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय, ATM। क्या है ये? एटमॉस्फेरिक, जिसको क्या कहते हैं? वायुमंडलीय। जो वायुमंडल, ये एनवायरमेंट जो हम पे प्रेशर डाले जितना यहां पे, वो क्या कहलाता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो क्या होगा? 76 सेंटीमीटर Hg। mm में लिखें तो होगा 760 mm Hg। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इन सब चीजों को ज्यादा, क्योंकि इसकी जरूरत मेरी केमिस्ट्री में जो भी है यूज होगा, पर इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो मेरा काम का चीज रुक जाएगा। तो ये आपको फिजिक्स में टीचर्स कराएंगे आपको, ठीक है? तो इसलिए मैं काम की चीज मैं आपको बता देता हूं। तो कितना बोला था? इतना। ये जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है 1.01 बार के इक्वल होता है, ठीक है? तो अगर ऐसे समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक 1 बार के इक्वल होता है। तो बार में भी वैल्यू दी गई होगी, तो भी आप क्या समझेंगे उसको? बोलो, एटमॉस्फेरिक वैल्यू है, ठीक है? तो आपको क्लियर हो गई? तो ये सब आप उपयोग कर सकते हो। चलो, ये तो क्या क्या चीज है? गैस के लिए कौन कौन सा हमारे पास प्रॉपर्टीज है? मोल, मोल पदार्थ की मात्रा दर्शाने के लिए मोल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है? ये हमको यूज होने वाला है। तो चलिए हम कुछ गैस के नियमों की तरफ चलते हैं। गैसेस लॉ हम पढ़ेंगे, गैस लॉज, गैस के नियम। गैस के नियम में पहला नियम बॉयल्स लॉ, सेकंड चार्ल्स लॉ, थर्ड एवोगैड्रो लॉ। उसके बाद बहुत सारे नियम हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल आज पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है? बॉयल्स लॉ, सिंपल सी बात समझना ना, कोई चीज कठिन नहीं होती है। ये जो है, ये लॉ जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि आयतन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। आयतन पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी पहले बताओ? मेजरिंग प्रॉपर्टीज क्या थी? एन था, है ना? फिर क्या था? मोल, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। ये सारी चीजें हैं, 4 चीजें। तो यहां पर किनसे रिलेट है? ये वॉल्यूम और प्रेशर पर। तो प्रेशर का वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आप लोग जानते हो, जब प्रेशर बढ़ाते हैं किसी गैस पर तो उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी घट जाती है, कम हो जाती है। मतलब उल्टा, प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। यस? तो क्या होता है? इसके पीछे यह है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, व्युत्क्रमानुपाती P। यहां पर स्थिर कौन है? बोलो, स्थिर कौन है? N और T, क्योंकि टेम्परेचर भी इसको प्रभावित करेगा, आयतन को। N भी प्रभावित करेगा आयतन को। हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे तो बाद में देखेंगे ना, एक एक करके देखते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? दाब बढ़ाते हैं गैस का तो उसकी आयतन घटती है, यही बोल रहा है। मैं ज्यादा सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? ये जो कहता है, स्थिर हमने रख दिया 2 चीजों को, 2 चीजों के बारे में हमने कोई चेंजेस नहीं किया। किसको नहीं किया? N और P को। तो किसके पीछे बच गया? आयतन का संबंध टेम्परेचर के साथ। कोई भी गैस है, उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, ठीक है? सिंपल सी बात। थर्ड ये है कि हमने V और N को लेकर चलेंगे, तो V और N को लेकर चलते तो क्या क्या होगा? ये है एवोगैड्रो लॉ, गेड्रोस लॉ। क्या क्या होगा बोलो? यहां पर हमने क्या रखा? आयतन को रखा, और इसका संबंध किसके साथ? मोल के साथ रखा, पदार्थ की। तो यहां पर कांस्टेंट क्या हो गया? स्थिर कौन हो गया? बोलो बोलो, T हो गया, और कौन हो गया? P। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को हमने बिल्कुल टच नहीं किया, वो बिल्कुल उतना ही है, स्थिर है, कांस्टेंट है।
तब क्या चेंज, किसको देखे हमने, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मोलों की संख्या। मोल मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितने कण होंगे, जितने अणुएं होंगी, जितने परमाणु होंगे, उतनी ज्यादा गैस का आयतन होगा। 3 बातें हुई, मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। फर्स्ट देखिए, V यानी आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बॉयल ने कह दिया। V टेम्परेचर के समानुपाती होता है और V मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। क्लियर है ये? अब इसको बोलेंगे कैसे ये बताता हूं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है? फर्स्ट, आयतन स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, निश्चित मात्रा मतलब मोल हुआ ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उस पर आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गई मेरी बातें? मतलब दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। क्लियर है? यहां पर अपन क्या बोला गया, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन निश्चित मात्रा, मोल निश्चित है, दाब निश्चित है, तो हमने ऐसे बोलने का तरीका अपनाया। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इजी। थर्ड, एवोगैड्रोस लॉ, स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उनके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। 3 बातें हुई। अगर हम तीनों बातों को एक साथ लेके चलें तो क्या होगा, V समानुपाती, N समानुपाती, T समानुपाती, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, P, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, R N T डिवाइडेड बाई P, तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू N R T। इसको तीनों नियमों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक समीकरण मिलेगा, वो किसी गैस का आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। यह मतलब तीनों जो भी नियम चल रहा है सब आदर्श गैस के लिए चल रहा है ना। तो ये जो चीज है आपको करना है आगे जाके, यानी हमें अपना एम क्लियर हो गया है कि हमें आज क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस पे काम करते हैं। पहले पे मिटा दूं, बॉयल्स लॉ लिखो तो एक छोटी सी लाइन लिखो, स्थिर ताप पर, यहां पे टेम्परेचर स्थिर है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उस पर आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमने क्या कहा, ये दोनों स्थिर है तो क्या होगा, आयतन व्युत्क्रमानुपाती P, तो क्या होगा बोलो, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1/P, यानी K डिवाइडेड बाई P के लिख सकते हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो, तो K को PV इज इक्वल टू K। क्या समझ में आया? इसका मतलब हुआ स्थिर ताप पर कोई भी गैस लिया गया है, जितनी लेना था, उसमें दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। मतलब ये कि यदि आपने दाब को बढ़ा दिया, यदि आपने प्रेशर को बढ़ा दिए, तो उसका आयतन इतना कम होगा कि दोनों का गुणनफल वही होगा जो पहले था। तो दोनों का गुणनफल जो है हमेशा इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात हुई। यदि गैस का आयतन यदि गैस का दाब P1 से P2 कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा।
क्लियर है? तब क्या होगा बोलो तो? इस तरह से इक्वेशन को हम इसको 1 कर ले तो, है ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, P1 के लिए V1 इज इक्वल टू K और P2 के लिए V2 इज इक्वल टू K, अर्थात क्या हो गया भाई, K तो दोनों का इक्वल है, K मतलब कांस्टेंट, स्थिरांक, स्थिरांक ये स्थिर है, कि बराबर है ये, तो क्या हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा, क्योंकि हमने K की वैल्यू को यहां पे रख दिया। ठीक है, इस तरह से ये है इसका सेंस। ठीक है, यहां क्या क्या चीजें हैं, अगर रखना चाहें तो लिख सकते, P क्या है ना, V क्या है, P1 क्या है, V1 क्या है, K क्या चीज है, आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, मुझे लिखाना पड़ेगा, बता सकते हो? P क्या है, गैस पर आरोपित दाब है या गैस का दाब है, जैसे कहो, उल्टा बोलो जो बोलना। गैस का आयतन है, ये गैस का प्रारंभिक आयतन, दाब, प्रारंभिक आयतन, और क्या बोले, और अगर स्थिरांक है तो मैं P2 एंड V2 दोनों लिख देता हूं, और K गैस कांस्टेंट, यहां पर कांस्टेंट होगा बॉयल्स के नियमानुसार, बॉयल्स लॉ। बाकी क्लियर है? कुछ ग्राफ देखते हैं बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। मैं आपको V वर्सेस P मतलब आयतन दाब ग्राफ, आयतन और दाब के बीच में ग्राफ, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या होने वाला है। प्रेशर कम था तो आयतन कैसा था, V ऐसा था ना, ये बोलो तो प्रेशर कम है, P1 है, मान लेते हैं, ग्राफ समझा देता हूं एक बार, फिर आगे समझ में आ जाएगा। P1 है तो इसका आयतन सबसे ज्यादा है, ये V1 के लिए होगा, बोलो तो दोनों ग्राफ का दोनों पॉइंट कहां पे टच हो रही है, इस जगह पे, बोलो तो यानी ये पॉइंट बना। अगर दाब बढ़ गया, P2 हो गया, तो आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो क्या मान लेते हैं, यहां पे आले, चलो V2 मान लेते हैं, तो ये कहां पे होगा, यहां पे, यानी ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ घटते क्रम में जा रहा है, प्रेशर बढ़ती है, आयतन घटती जाती है, इस तरह ग्राफ जा रहा है। दूसरा मैं दे देता हूं आपको, PV वर्सेस P, यानी क्या बोलेंगे, दाब आयतन गुणनफल तथा प्रेशर के मध्य ग्राफ। ठीक है, क्या होगा बोलो तो जरा, यहां पर देखिए, दाब के साथ कितना, PV का, आपने PV के साथ क्या बोला, प्रेशर बढ़ती है तो आयतन घटती है, दोनों का क्या होता है, हर पॉइंट पर क्या होगा, P1 पर भी ये जो PV का वैल्यू है जो आया है, P2 पर भी PV की जो वैल्यू आया है वही होगा, हर पॉइंट पर वही होगा, मतलब ये क्या होगा, एक कांस्टेंट हुआ, यानी कि PV इज इक्वल टू K, कांस्टेंट के लिए ग्राफ है, वो हमेशा स्थिर रहेगा, कभी परिवर्तित नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। एक और ग्राफ दे देता हूं, ये सेकंड हो गया। थर्ड, V वर्सेस 1/P के मध्य ग्राफ क्या होगा, 1/P और ये क्या है, V, बताओ क्या होगा, सिंपल बात है, बोलो क्या होगा। 1/P का मतलब क्या हुआ, अगर 1/P बढ़ रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम होगा तो आयतन बढ़ेगा, तो इधर जाने पर ये भी बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, दोनों 1/P इंक्रीज हुआ, इसका मतलब प्रेशर कम हुआ। ठीक है, तो 1/P इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इन सारे ग्राफ में एक बात ध्यान रखिए, हो गया ना सबका। अब सारे ग्राफ में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर के साथ दो अलग अलग टेम्परेचर की बात करें तो ग्राफ का अगला स्टेप क्या होगा, ये मान लेते हैं T1 पर है और T1 और T2 के बीच बता, T1 से ज्यादा T2 को माना गया है, तब ये ग्राफ T1 के लिए है तो T2 के लिए ग्राफ ऊपर आएगा। इसमें क्या होगा बोलो, ये इसको T1 के लिए माना गया तो T2 के लिए ग्राफ ऊपर आएगा। ठीक है, क्लियर है, बस ऐसे ही समझेंगे। हाँ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखें,
लिखो 10 डेसीमीटर क्यूब, लिखने आएगा ना 10 dm क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन वन बार दाब पर, बार BAR अभी बताया था, बार प्रेशर की यूनिट है, इकाई है, 1 बार दाब पर सिलेंडर में भरी हुई है। सिलेंडर में भरी हुई है जिसमें एक गतिमान पिस्टन लगा हुआ है, जिसमें एक गतिमान पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को तब तक दबाया जाता है जब तक कि समान द्रव्यमान की गैस समान ताप पर टू डेसीमीटर क्यूब आयतन ना घेर ले, आयतन ना घेर ले। सिलेंडर में दाब ज्ञात करो। हो गया होगा? सिलेंडर में कितना प्रेशर है वो ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो बात यह है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ ले तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या दिया है वो पता लगाते, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो ठीक से, और किस नियम से संबंधित है ये भी। हमने तो 3 नियम बताए ना, इसलिए बोल रहा हूं। हम अभी बता देते हैं एक ठो न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल को मिक्स करके देंगे ताकि आप वहां पे चूज करोगे किस नियम से संबंधित है ये और उस पर काम करोगे। ठीक है? तो हमें चार्ल्स का लॉ पढ़ा देंगे इसके बाद, उसके बाद आपको बाकी बातें करेंगे कि न्यूमेरिकल्स को एकदम जब लगभग सारे नियम हो जाएंगे तो फाइनल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है? तो चलो यहाँ पे क्या करना है, लिखा है 10 डेसीमीटर हाइड्रोजन। यहां पे डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब आयतन की इकाई है। अब समझ में आई? हाइड्रोजन गैस है, आयतन की इकाई क्या है? डेसीमीटर क्यूब है, और 1 बार लिखा है, बार प्रेशर की इकाई है। और फिर आगे क्या बोलता है? बोलता है कि सिलेंडर में भरी हुई है जिसमें एक गतिमान पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को तब तक दबाया जाता है जब तक कि समान द्रव्यमान की गैस समान ताप पर 2 डेसीमीटर आयतन न घेर ले। समान द्रव्यमान यानी कि उसमें मोलों की संख्या कहेंगे या पदार्थ की मात्रा समान है, गैस को चेंज नहीं किया गया, उतना ही है, और साथ में टेम्परेचर को भी चेंज नहीं किया गया। जब पदार्थ की मात्रा चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट है, और क्या स्थिर है? टेम्परेचर स्थिर है, तो बॉयल्स का लॉ लागू होगा। तो क्या चेंज हुआ था इसमें? आपने देखा था आयतन चेंज हुई थी और दाब भी चेंज हुआ है। यस? तो क्या दिया गया है? देखो क्या दिया गया है, दिया गया है आयतन दिया गया है 10 डेसीमीटर क्यूब। तो पहले जो है तो V1 मानेंगे, कितना है? बोलो 10 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा क्यूब। फिर क्या बोला गया? दाब दिया गया P1, 1 बार दिया है। फिर आपको और क्या दिया गया है? फिर बोलता है आयतन को चेंज किया गया, V2 कितना है? 2 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब। फिर बोलता है P2, दाब कितना है? अरे यार दाब कितना है? यहां पर ये पता लगाना है आपको। फॉर्मूला क्या होगा बॉयल्स के लॉ के अनुसार? तो क्या होगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बस मिल गया, आंसर मिल गया आपको। इसका कितना दिया? 1 इंटू 10 इज इक्वल टू ये कितना दिया गया है? बोलो, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, और ये कितना दिया? 2। तो कितना हो गया? P2 इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 बार। आंसर हो गया। ऐसे ही बनता है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना? तो अभी मैं नहीं कराऊंगा,
तो हम क्या बता रहे थे कि इस चैप्टर में आने के लिए क्या जरूरी था, क्या हल्कापन जरूरी था, ये मैंने आपको करा ताकि डर ना लगे इस चैप्टर से, हाय हाय ना करो, इसलिए मैंने थोड़ा स्लो मोशन पे आज, और कल तो थोड़ी सी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़े फास्ट होके आएंगे, पढ़ के आएंगे। क्या क्या पढ़ के आएंगे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, और उसके बाद भी और भी लॉज हैं, उनको पढ़ के आएंगे, है ना, ग्राहम का है और डाल्टन्स का है, सारे लॉ पढ़ के आएंगे आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बनाओगे इसी के साथ? मैं दे रहा हूं, आप अपने से बना के दिखाओ। पहले नोट करो, किसी गुब्बारे को, अच्छा ठीक है, 1.0 बार, किसी गुब्बारे को 1.0 बार दाब पर हाइड्रोजन गैस से भरा गया, जबकि इसका आयतन 175 डेसीमीटर क्यूब है। 175 डेसीमीटर क्यूब है। जब यह उस ऊंचाई तक उठता है जहां वायुमंडलीय दाब 0.8 बार हो तो 0.8 बार हो तो गुब्बारे का आयतन ज्ञात कीजिए, परंतु ताप स्थिर है, परंतु ताप स्थिर है। बनाइए, देखते हैं। बन गया? कितना है? हाँ, 218.75, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। यहां पर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। P1 कितना दिया है? 1.0, 1.0 मतलब 1 बार, और वॉल्यूम कितना दिया गया है? 175 डेसीमीटर क्यूब। और क्या दिया गया है? P2 दिया गया 0.8 बार। और क्या दिया, क्या ज्ञात करना है? वॉल्यूम ज्ञात करना है, कितना आएगा? तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मुझे लगता है कि बन जाएगा आपसे, आपको ये कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलो अगली टॉपिक पे चलते हैं। चार्ल्स लॉ, जरा समझेंगे इस लॉ का क्या मतलब है। चार्ल्स लॉ नोट करें। देखो, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा स्थिर दाब पर, स्टार्ट करो, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने अथवा घटाने पर उसका आयतन 0 केल्विन ताप वाले आयतन, उसका आयतन 0 केल्विन ताप वाले आयतन से 273वां भाग
273 273वां भाग बढ़ता है अथवा घटता है। यहां पर ये जो लिखा गया चार्ल्स ने ये बताया ना, ध्यान रखना, वो छोटा सा v समानुपाती t नहीं बताया उसने, ये जो बताया, इसका मतलब समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो समझो क्या बोला गया है। किसी गैस का जो आयतन होगा वो क्या होगा, वो उसके परम शून्य ताप के आयतन से कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। वो इतना बड़ा होगा कि 0 केल्विन वाली बात है ना, 0 केल्विन पर जो आयतन होता है उसका 273वां भाग हर 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता है। हेलो, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, और टेम्परेचर घटाते हैं तो हर 1 डिग्री सेल्सियस पर वो इतना घटता है। कौन से आयतन से घटता है? 0 केल्विन ताप पर जो आयतन होता है उस आयतन से इतना बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और घटाने पर इतना घटता है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। मान लेते हैं किसी गैस का आयतन एक केल्विन पर क्या आ रहा है, ठीक है, 1 केल्विन पर, या तो ठीक है, तो 1 केल्विन पर क्या है, या 1 डिग्री सेल्सियस हमने इंक्रीज किया तब क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तब क्या है, चलो सोचते हैं पहले। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन होता है वो रहेगा, सॉरी 0 केल्विन, यार मैं बार बार बोल रहा हूं, 0 केल्विन पर जो आयतन रहेगा गैस का वो रहेगा उसका आयतन, प्लस उस 0 केल्विन पर जो आयतन है उसका 273वां भाग का 1 गुना अधिक होगा। मान लेते हैं कुछ ऐसा सोचते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तब क्या होगा। 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन से हमारा ये जो आयतन है उसका 273वां भाग 2 गुना बढ़ गया। अब क्लियर हो जाएगा, मतलब T डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज होता है तब क्या होगा, V0 प्लस V0 डिवाइडेड बाई 273 इंटू T टाइम्स। अब हम इसको और इजी वे में लिख लेते हैं, तो क्या होगा, V0 प्लस V0 इंटू T बाई 273। इसका क्या मतलब हुआ, मैं इजी वे में बता रहा हूं आपको, समझ में आ जाएगा। फिर अगर मैं V को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह से। अब और क्या हो सकता है, एलसीएम ले लो तो Vt इज इक्वल टू V0 क्या मिलेगा, 273, तो 273 प्लस क्या होगा, T होगा। आप जानते हो 273 प्लस T का मतलब होता है कैपिटल T होता है, तो क्या हो जाएगा, Vt इज इक्वल टू V0 इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल T डिवाइडेड बाई 273 होगा। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं ना, ध्यान देना। V0 इंटू T डिवाइडेड बाई 273 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, V0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी 0 केल्विन पर किसी गैस का आयतन एक कांस्टेंट वैल्यू है, निश्चित है, और 273 वैल्यू भी निश्चित है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है। तब Vt लिख दिए हैं, Vt रहने दीजिए, तो इज इक्वल टू K इंटू T नहीं लिखते हैं, चलिए T V लिखते हैं, किसी आयतन, किसी टेम्परेचर पर आयतन की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, V समानुपाती T, अर्थात हमें जवाब मिल गया। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये है साइंस, ओके। अर्थात स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
मेरी बात समझ में आ रही बेटा जी आप लोगों को? हाँ, ये है साइंस बेटा ना, नहीं समझ में? ये है साइंस, ये इससे जनरेट हुआ है। हेलो, हमने क्या देखा था? V समानुपाती T, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KT। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू V बाई T। तो हम क्या लिख सकते हैं? तापमान को T1 से T2 करने पर आयतन V1 से V2 हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अर्थात क्या हुआ? समीकरण इसमें ले ले तो क्या होगा? K इज इक्वल टू V बाई T1 और K इज इक्वल टू V बाई V2 बाई T2 हो जाएगा, है ना? तो मतलब क्या हुआ? V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये फॉर्मूला बनेगा ना किसका? चार्ल्स के नियम के लिए। ठीक है, जब कैलकुलेशन वगैरह करना होगा तो इस बेस पर करोगे। ठीक है, एक बात और पढ़ा देता हूं फिर चले जाना। परम शून्य ताप पर आदर्श गैस का आयतन शून्य होता है। पूछा जाएगा प्रश्न कि भाई परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है, प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? चार्ल्स के नियम की परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करिएगा? अभी तो नियमानुसार क्या हो जाएगा? नियमानुसार हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? Vt इज इक्वल टू V0 प्लस क्या होगा? V0 बाई 273, फिर कितना हो जाएगा बोलो? इनटू T। तो हमारे पास फॉर्मूला रियल में क्या बन चुका था? Vt इज इक्वल टू क्या बन चुका था? आपको याद होगा, बोलो। बोलो, चलो ना। ठीक, चलो V0 अपन लिखे थे ना, याद है ना? 1 प्लस T बाई 273। चलो रिमाइंड करा देता हूं थोड़ा सा। तो क्या हो गया? V0 तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस T अपन कितना है? 273, तब कितना हो जाएगा? T। Vt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V0 कैपिटल T डिवाइडेड बाई 273। अब परम शून्य ताप क्या होता है बताओ? चाहे इसके बेस पर बात करो या इसके बेस पर बात करो। हम इसके बेस पर बात करेंगे तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, और इसके बेस पर बात करते हैं तो T का मान कितना हो जाए? परम शून्य मान 0। तो आपकी मर्जी रहेगी जैसे समझाना चाहे। मैं आपको दोनों तरह समझा सकता हूं। क्या होगा? इसमें मान रखोगे तो 0 आएगा, तो सबकी वैल्यू 0 हो गया। और इसके आधार पे ऊपर वाले के बेस पर समझाओगे तो क्या होगा? परम शून्य ताप यानी माइनस 200, T इज इक्वल टू माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? मान रखो तो Vt इज इक्वल टू V0 कितना हो गया बोलो? 273 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 273, तो ये 0 हो गया। 0 है ना, 0 डिवाइडेड बाई 273 0, तो 0 इतना किसका हो जाएगा? इनसे मल्टीप्लाई करें 0 तो क्या हो जाएगा? Vt इज इक्वल टू 0। इसको मत लिखना, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0। प्रूफ हो गया। समझ में आ रही बातें? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि हम इसको टेम्परेचर ले लेते हैं, और इधर हम ले लेते हैं आयतन, तो अगर 0 केल्विन पर है कोई गैस, तो टेम्परेचर अगर केल्विन कैसा है? 0 केल्विन है, तब वहां पर उसकी वॉल्यूम कैसी होगी? 0 होगी। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, है ना? इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए क्रम में लिख सकते हो। तो वो स्केल होता है, उसको बोलते हैं परम स्केल, है ना? तो वो आप
जब चाहो पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इक्वल इजी फॉर्म में है। बात समझ में आ गई? तो ये कहा जाता है आदर्श गैस का जो आयतन होता है 0 केल्विन पर कितना होगा? 0 होगा, आयतन 0 होगा। ठीक है, तो आज की क्लास ये भी समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा करके विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है, उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहाँ पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में तो। फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।